हेलो एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। अपन ले रहे हैं पेपर 13 और उसका फर्स्ट यूनिट। उस यूनिट में है अपने एयर पोल्यूशन एंड एयर। इसका अपन पार्ट ए ले रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले हमने क्लास में लिया था एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट। आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन इज़ ए मेजर थ्रेट ऑफ टुडेज वर्ल्ड। सिंपली अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को समझें तो एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिलना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। किसी भी तरीके से हो वो एनवायरनमेंट में मिल रहे हों हार्मफुल पॉल्यूटेंट या कोई भी वे हो, पर अगर वो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो कोई भी जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं सब्सटेंस, वो अगर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। Environmental pollution refers to the introduction of harmful pollutants into the environment. These pollutants contaminate the environment. It has a hazardous effect on the natural world and on the activities of living beings. इसको कई तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, कई तरीके से इसको समझाया गया है और कई डेफिनेशंस इसकी दी गई है। उनमें से कुछ हमने यहाँ पर ली है। One of the greatest problems that the world is facing today is that of environmental pollution, increasing with every passing year and causing grave and irreparable damage to the earth. Environmental pollution can be classified in various types such as natural, जिसमें आते हैं forest fire, volcanic eruption आदि, and man-made, burning of fossil fuels, industrial waste, etc. Depends upon type of environment, depends upon type of pollutants, chemical, pesticide, radioactive, etc. आज पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है, इस पोल्यूशन को, और इसके साथ में इसको ख़त्म करने के या इसको कम करने का प्रयास कर रहा है। एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस का आ जाना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। तो वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को जन्म देता है। कोई भी जो ऐसे पोल्यूटेंट है जो हार्मफुल है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे और वही उसके रीज़न बनते हैं। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन 2 टाइप से होता है, एक नेचुरली और दूसरा मैन मेड। नेचुरल तरीके से पॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर उसके एग्जांपल आते हैं फॉरेस्ट फायर, वोल्केनो इरप्शन। ये इन सब से नेचुरल तरीके से पॉल्यूशन होगा। और सेकंड आता है मैन मेड, ये मानव द्वारा किया जाता है। एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है वो पॉल्यूटेंट कहलाता है और वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। अब इसके अंदर जो नेचुरल पॉल्यूशन होता है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर ज़्यादातर जो पॉल्यूशन होता है वो मानव द्वारा ही होता है। उसको हम ज़रूर कम कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए फैक्ट्रीज़ बंद कर दें या व्हीकल यूज़ करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर इसको हम कुछ हद तक इनको कम कर सकते हैं और इनको रेक्टिफाइड पॉल्यूटेंट को करके और एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन रखा जा सकता है। ये तो था हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। अब हम लेते हैं पॉल्यूटेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट को जो हार्म करते हैं वो सब सब्सटेंस पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो अब हम लेते हैं पॉल्यूटेंट्स।
Any substance causing pollution is called pollutant. Pollutant is a undesirable, harmful solid, liquid or gaseous substances present in such a concentration in the environment which can harm the living biota. या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस और कंडीशन दैट contaminate air, water or soil. Pollutants can be artificial substances such as pesticides or naturally occurring substances such as oil or carbon dioxide that occur in harmful concentrations in a given environment. ये तो हमने लिया पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन। पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं और कैसे होते हैं और ये कैसे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। अब पॉल्यूटेंट को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इसको कई तरीके से हम कई भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स द एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट आफ्टर देयर रिलीज, एक इनको क्लासिफाई करने का ये मेथड है। उसके बेस पर इनको दो भागों में बांटा है, एक है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये सोर्स से डायरेक्टली इमिट होते हैं, जो सोर्स से डायरेक्टली इमिट होंगे उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे, और जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से फॉर्म होते हैं उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसके एग्जाम्पल आते हैं स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और इन पॉल्यूटेंट से जो दूसरे बनते हैं उनको रिएक्शन, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो दूसरे पॉल्यूटेंट बनेंगे उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। ये जो बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स द एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट आफ्टर देयर रिलीज। दूसरा जो बेसिस लेते हैं इसको क्लासीफाई करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। उसके आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा है, एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो जाते हैं। इसके जो उदाहरण हम लेते हैं जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो ऑर्गेनिज्म से पूरी की पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं। और जो दूसरा हमने टाइप लिया वो है नॉन डिग्रेडेबल, ये पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं होते हैं। जैसे कि हम जो यूज़ लेते हैं पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, ये सारे के सारे नॉन डिग्रेडेबल हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये था हमारे पॉल्यूटेंट के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन कि इनको हम कैसे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला हमने लिया उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो हम पहले लेते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कि डायरेक्ट सोर्स से एमिट होते हैं। इसके अंदर जो मेनली आते हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ़र ऑक्साइड, उसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और लास्ट में हम लेते हैं पार्टिकुलेट्स। तो एयर पोल्यूशन का जो 90% पार्ट है वो ये पांचों जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है उनसे बना होता है। ये मेन पॉल्यूटेंट है एयर पोल्यूशन के। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक ये पॉल्यूटेंट लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये फॉर्म जो होती है उस इसका जो बनने का या एयर के अंदर किस तरीके से आती है उसकी रिएक्शंस हम लेते हैं
फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें इनकम्प्लीट कॉम्बशन ऑफ फ्यूल, इसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। दूसरी जो रिएक्शन हम इसके अंदर लेते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिएक्शन करके भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। थर्ड जो मेथड है उसके अंदर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के मेथड है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज एनवायरनमेंट में बढ़ता जाता है। दूसरे जो मेथड हम लेते हैं उसमें आता है नेचुरल प्रोसेस, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में आती है। उसमें फर्स्ट हम लेते हैं वोल्केनिक एक्शन, फिर नेचुरल गैस इमिशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और सीड जर्मिनेशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और मार्श गैस के प्रोडक्शन के समय भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ मेथड है रिएक्शन और नेचुरल प्रोसेस जिससे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट बनती है। दूसरा जो हम लेते हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अंदर जो हम लेते हैं वो मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को लेंगे। एयर पोल्यूशन के अंदर प्राइमरी यही इन्वॉल्व होती है, ज़्यादातर इन्हीं का ही रोल होता है। ये जो प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इसके अलावा और भी मेथड है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई UV लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। ये एयर के साथ रिएक्शन करती है और ओजोन बना लेती है। ये ओजोन जो है वो डे टाइम में फिर वापस नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान भी बनती है। तो ये था सेकंड पॉल्यूटेंट। थर्ड पॉल्यूटेंट हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादातर मीथेन जो है वो हाइड्रोकार्बन के पॉल्यूटेंट के फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है उनके डीकम्पोजिशन से भी ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ये यहाँ पर हमने लिया कोई ऑर्गेनिक मैटर, वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से हाइड्रोकार्बन भी एक मेन पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन है वो इस तरीके से भी फॉर्म होते हैं। उसके लिए हमने ये एक साइकिल लिए और इस रिएक्शन को हमने समझाया है। कोई भी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है वो ओजोन से रिएक्शन करके एक हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल बना देता है। ये जो हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल है एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कोई दूसरा फ्री रेडिकल बना देता है। ये जो फ्री रेडिकल है फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और न्यू फ्री रेडिकल फॉर्म कर देता है। ये जो न्यू फ्री रेडिकल बना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल फॉर्म करता है। ये हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर किसी भी एल्केन से रिएक्शन करता है और वापस हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल बना देता है। हम जानते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस हैं वो सारी चेन रिएक्शंस होती हैं और इस तरीके से ये
चेन चलती रहती है और ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हैं और उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं और एयर के अंदर एज ए पॉल्यूटेंट वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट हम लेते हैं, ये सारे हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये किसी भी सल्फ़र बियरिंग मटेरियल के कंबशन से प्रोड्यूस होती है। ये यहाँ हमने रिएक्शंस ली है इसकी कि इसमें सल्फ़र ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देती है और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देता है। ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करके और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है इसको हम डिटेल में फिर एसिड रेन के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो एसिड रेन होती है उसका एक मेजर जो पार्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर एसिड रेन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है। तो इस तरीके से ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। लास्ट में हम लेते हैं पार्टिकुलेट्स। स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट आर कलेक्टिवली टर्म्ड particulates. These are present in the atmosphere in fairly large number and sometimes cause a serious air pollution problem. ये जो particulates हैं ये भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत मेजर पार्ट है। इसके कारण जो है वो कई सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे जो विजिबिलिटी है वो इससे कम हो जाती है और भी ये कई सारे इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर डालते हैं। तो ये भी एक इससे स्मोक फॉर्म होता है, फ्लैश फॉर्म होती है। तो पार्टिकुलेट्स जो हैं वो भी एक एयर पोल्यूशन के अंदर मेजर रोल बताते हैं कि ये भी एक एयर पोल्यूशन के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ हमने लिए ये पॉल्यूटेंट और पॉल्यूटेंट के अंदर जो इसका क्लासिफिकेशन किया था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये मेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमने लिए। अब इनकी रिएक्शन से जहाँ ये होंगे और ये कई रिएक्शन करेंगे और दूसरा जो पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं उस पॉल्यूटेंट को फिर हम जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर मेनली जो आते हैं वो पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको कि हम PAN से बताते हैं। वो क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन इनकी रिएक्शन से बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और इनकी रिएक्शन से ये पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट बनेगा, तो ये जो बनेगा वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स की रिएक्शन से बनते हैं। तो ये हमने लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इनकी आपस में रिएक्शन या किसी और से रिएक्शन होके कोई दूसरा हार्मफुल सब्सटेंस बनता है एनवायरनमेंट के लिए, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। थैंक यू।